डीपीपी निकाल लें। 5, 6, 7, 8। चलिए शुरू कर रहे हैं भाई। तो एक तो लिख लीजिएगा, साइक्लोट्रॉन सिलेबस में नहीं है, ताकि आपको ध्यान रहे। साइक्लोट्रॉन सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आपका अर्थ मैग्नेटिज्म, ये भी हट गया है। और कलर कोडिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी से, पोटेंशियोमीटर, हिस्टेरिस कर्व, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या ध्यान रहेगा तो परेशान नहीं होंगे आप, नहीं तो बार बार सवाल में परेशान होते रहोगे। जैसे ये था हिस्टेरिस कर्व, ये हिस्टेरिस कर्व है, 12th में पहले था, सिलेबस में भी था, अभी लास्ट 2 साल से जब रिवाइज हुआ है तो ये साइक्लोट्रॉन, अर्थ मैग्नेटिज्म, हिस्टेरिस कर्व। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सिलेबस में है, ध्यान दीजिए, ये पढ़ेंगे आज। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एनसीईआरटी में भी है। क्लास नोट्स निकालें और डीपीपी निकाल लें, 4-5 सवाल करके देखते हैं अपन, जिससे अपन को याद आए। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करके बताता हूं कि कैसे चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले, यार ये बड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बिल्कुल है, तो या तो भैया छोड़ दे। छोड़ क्यों दें सर, किया जा सकता है तो बिल्कुल तैयार करना चाहिए। डाई पैरा फेरो, अब कल लगा था 1 घंटा, अभी तो देख 10 मिनट 5 मिनट में सारा रिवाइज कर सकता है, देखता जाना। सबसे पहले आया डाई, तू भी पेन चलाना। डाई जल्दी से बता कैसा फिनोमिना है, वीक या स्ट्रॉन्ग, रिपल्शन या अट्रैक्शन, वीक रिपल्शन, पहला पॉइंट। दूसरा बता, इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो या नॉन जीरो, जीरो। लिखता जा, कोई टेंशन नहीं है, जितना बढ़िया याद उतना मजा आएगा। इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। ये अपने आप में एनसीईआरटी का नीट का सवाल। और बताइए, और बताइए, पेयर्ड या अनपेयर्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको समझाने के लिए ऑर्बिटल मोशन काम में लिया जाता है, जबकि पैरा को समझाने के लिए स्पिन मोशन काम में लेते हैं। और बताइए डाई मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, टेम्परेचर पर डिपेंड या नहीं, तो एक्सएम टेम्परेचर की पावर 0, टेम्परेचर पर नहीं करता। और बताइए म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1। और बताइए काई की वैल्यू नेगेटिव। ले 3 मिनट में तो लिख कर याद, देख मत लिख। अरे सर ये तो आता है, अरे आता तो है ही, लिखा हुआ रहेगा उतना ऐसा स्ट्रांग याद होगा तो जो खुद को मजे आएंगे। मुझे तो ऐसा तैयार कराना है कि 1 घंटे में पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट रिवाइज हो जाए, इतना दिमाग में सेट हो कि सर एक एक पॉइंट क्लियर है सर। और एक अच्छे से याद कर लिया तो दूसरा तो तुझे मजा आ जाएगा। पूरी एक्सरसाइज 1.4 इसी पे भरी हुई है भाई, पूरी 1.4। पैरा बता, स्ट्रॉन्ग या वीक। अच्छा वीक, डाई ऐसी प्रॉपर्टी है जो यूनिवर्सल करेक्टर है। यार ये यूनिवर्सल करेक्टर का क्या मतलब है, सभी में पाया जाता है। पैरा बता, वीक अट्रैक्शन या वीक रिपल्शन, वीक अट्रैक्शन। इंडिविजुअल एटम का
होगा या नहीं होगा? होगा। इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है। और बता, पेयर्ड या अनपेयर्ड? अनपेयर्ड। स्पिन मोशन से एक्सप्लेन करेंगे या ऑर्बिटल? स्पिन। और बता, काई टेम्परेचर के इनवर्स, टेम्परेचर के इनवर्स। और बताइए, म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, काई की वैल्यू पॉजिटिव। और कोई बात पैरा की याद हो तो बताओ। क्या हो जाता है? किसका? सिस्टम का। हाँ, सिस्टम का। वो तो सिस्टम का तो जीरो है ही, सही बात है। सिस्टम का तो सभी में जीरो होता है, इसका तो है ही। और इसका रैंडमनेस के कारण क्या हो जाता है? जीरो। तो इंडिविजुअल एटम की बात करते हैं अभी। ये देखें, ये देखें, ये देखें। और कोई बिंदु रह गया हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल रुद्र, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, हिस्टेरिस कर्व, ये अब हट चुका है। किसी भी मॉड्यूल में दिए हैं तो आपको नहीं पढ़ने। ठीक है रुद्र? हिस्टेरिस, अर्थ मैग्नेटिज्म, साइक्लोट्रॉन। हाँ, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, ये हमें ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है, और केवल एक ही लाइन लिखी हुई है। क्या ये बात ओके है? आगे बढ़ें। फेरो में बताइए, फेरो में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बने होते हैं? डोमेन्स। एक्सचेंज कपलिंग होती है। डोमेन से बताइए, अट्रैक्शन कैसा? स्ट्रॉन्ग। इंडिविजुअल के पास है या नहीं है? है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। और बताइए, काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो टी माइनस टी सी। म्यू आर की वैल्यू वेरी लार्ज, एक्सएम की वैल्यू वेरी लार्ज पॉजिटिव। और एक बढ़िया प्रॉपर्टी बताइए, अबव क्यूरी टेम्परेचर, अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाएंगे? पैरामैग्नेटिक। देख भाई, लिख कर याद हो गया तो घड़ी मिला ले, 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे होंगे। टीपीपी नंबर 7, 6 सवाल हैं, 6 के 6 थ्योरेटिकल। आप देखो, बायो है, चाहे नीट में आए चाहे जेई मेन में आए, ये है ही थ्योरेटिकल टॉपिक। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ाया? मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जीरो। 6 मिनट लीजिए, 6 सवाल मुझे करके दिखाइए विथ एक्सप्लेनेशन। डीपीपी नहीं लाए, हेड डाउन करके सो जाइए, 10 मिनट नींद अच्छी आ जाएगी। लाए हैं तो कर लीजिए। सर आगे नोट्स बनवा दो नए चैप्टर के। अरे नोट्स से कुछ नहीं होगा भाई। नोट्स कोई काम के नहीं है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर खूब, धीरे धीरे चीजें अच्छी हो जाएंगी। सर मैं मॉड्यूल डीपीपी कुछ नहीं लाता, केवल नोट्स ले आता हूं। चलिए भाई सॉल्व करें क्या? आजा। सबसे पहले देख, तीसरा सवाल, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेट। बहुत सही। एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस। बढ़ेगा या कम होगा? तभी तो पैरा बनेगा भाई। बढ़ेगा तो फेरोमैग्नेट की प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। क्यूरी टेम्परेचर कौन सा होता है? चौथा देखिए, जो फेरो किस में बन जाए? पैरा में। पांचवा देखिए, डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। गलत है। इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन डाई मैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट। याद बताइए, अपोजिट होता है या सेम होता है? अपोजिट होता है। याद करें कैसे, भूल गए? पांचवे में याद करिए, ये आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो बताइए इंड्यूस कैसा होता था?
अपोजिट या सेम डायरेक्शन में? अपोजिट, तभी तो उसका क्या करता था वो, रिपल्शन। ये लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 तो हो गया फॉल्स, 2 ट्रू होगा। सही बात है, या दोनों फॉल्स हैं? पांचवे में क्या दे रखा है? पांचवे का तो करेक्शन है फिर तो, पांचवे में करेक्शन है भैया। हाँ, थर्ड भी गलत दे रखा है। अरे यार, चलो आंसर की सही करानी पड़ेगी फिर इसकी। ठीक है, आंसर की में करेक्शन होगा भैया, कोई एक गलत हो जाता है ना, फिर सारे आगे से आगे गलत हो जाते हैं। चलो इसका सही कर लीजिए, पांचवे का। डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, स्टेटमेंट 1 फॉल्स। डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सही। नीचे आप ऑप्शन मत देखो, वहीं लिख दो स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 सही, बस वहीं लिख दो ताकि टेंशन ही ना आए। बोलो क्या बात सही है? इसी में क्या होता है, एक सुपर कंडक्टर होता है, डाई मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। जैसे डाई मैग्नेटिज्म में होता क्या था, याद करो। डाई मैग्नेटिज्म में होता क्या था, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ये एक्सटर्नल है और ये क्या करता था, इसका अपोज, अपोज करता था। सुपर कंडक्टर भी किसके बने होते हैं, डाई मैग्नेट के। होता क्या है, ये जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे होते हैं तो अपोजिशन पैदा करते हैं, और भाई साहब ऐसा अपोजिशन पैदा करते हैं कि जो नेट होता है वो अंदर कितना हो जाता है, जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। कारण सोचिए, पैरा और फेरो में नहीं हो सकती। कारण क्या है, पैरा फेरो में तो उसी डायरेक्शन में होगी, तो वो तो ऐड कर देंगे। केवल जीरो करने के लिए कौन हो सकता है, डाई। और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है कि भाई साहब वो एक्सटर्नल को ही क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा कैंसिल। अगर इसकी आप काई की वैल्यू देखोगे तो एग्जैक्ट कितनी आती है, -1। -1 का मतलब क्या हुआ बताइए, नेट कितना हो गया, जीरो। कैसे आप देखिए, म्यू आर 1 प्लस का है, अंदर कोई व्यवहार बचा ही नहीं है। नेट मैग्नेटिक लाइंस अंदर कितनी है, जीरो। तो काई की वैल्यू एग्जैक्ट क्या आएगी, -1। -1, 1 नहीं, -1। तो ये कभी कभार पूछा जा सकता है कि सुपर कंडक्टर किसके बने होते हैं, उत्तर है डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स। और बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, जीरो। नेट इनसाइड कितना होगा, जीरो। तो नोट लगा के 2 पॉइंट्स और लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। और कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, इसके लिए आधा एक घंटा खर्च करके करना क्या चाहिए, एनसीईआरटी के 2 पेज हैं, घर जाके ईमानदारी से, जैसे अपन बायो में रीडिंग करते हैं, इसकी रीडिंग लगा लीजिए। चैप्टर नंबर 5 है, लास्ट के 2 पेज हैं, उसमें डाई पैरा फेरो पूरा दे रखा है। मैंने तो सारा बोल दिया है, बोलिए क्या ये बात ओके है? तो चलिए पहले चैप्टर खत्म करते हैं, फिर इसके सारे करेक्शन लिखवा दूंगा। जो जो इसके करेक्शन है नीचे लिखिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाँ बिल्कुल, अभी करेक्शंस भी बताता हूँ और एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। ठीक है, लिखें। थर्ड, सेकंड, 4, 5, अभी सारे उसके करेक्शन लिखवा देता हूँ। लिखें, हेडिंग डालिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, आसान है। डायग्राम बना लें।
छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से अच्छे से इसको तैयार करिए। न्यूमेरिकल भी इस पे दे रखा है। देखें, अच्छा एक गैलोमीटर पता है आपने कहाँ पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन पढ़ा था इसका, अमीटर और वोल्ट मीटर। मैंने आपको कहा था गैलोमीटर की डिटेल वर्किंग अपने सिलेबस में है। एक मन में ये डाउट आता है कि जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं, यार ये पॉइंटर क्यों भागता है? आपने लेबोरेटरी में गए, करंट फ्लो कराई और ऐसे पॉइंटर चला गया 1 पे, 2 पे, 3 पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे ही स्विच को बंद करते हैं पॉइंटर ऐसा डिफ्लेक्ट करता है। तो पॉइंटर को घुमाने के लिए कौन टॉर्क लगा रहा है यार? अब इसका प्रिंसिपल अब आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आप समझदार हो गए। आपको पता है, ये हमने पढ़ा था, जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला बताइए, एम बी साइन थीटा। एम की जगह डाल देंगे निया, एम की जगह एन आई ए, निया। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया बिना साइन थीटा या एम बी साइन थीटा। आप देखें, स्पेशल मैग्नेट काम में लिए जाते हैं, ये नॉर्मल मैग्नेट नहीं है। अंदर आपको तो डिब्बे में बाहर ऐसा दिख रहा है बस बॉक्स, यहाँ गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ टर्मिनल ये मार्किंग है और ये पॉइंटर है। पर जब आप इस बॉक्स के अंदर देखोगे तो भाई साहब बॉक्स के अंदर का सेटअप ये है। एक कॉइल है, ये देखिए क्या फ्लो कराई आपने? करंट। स्विच बंद किया, करंट फ्लो हुई। करंट फ्लो होते ही ये कॉइल में क्या लगेगा? टॉर्क। और सोचो टॉर्क के लगने से क्या होगा? कॉइल घूमेगी। कॉइल के घूमने से कौन जुड़ा हुआ है? पॉइंटर। तो पॉइंटर भी क्या करेगा? डिफ्लेक्ट। बेसिक कहानी समझिए, फॉर्मूले वगैरह तो ठीक है याद कर लेंगे, पर आप ये बेसिक समझिए कि भैया पॉइंटर को कौन घुमा रहा है? तो आंसर है टॉर्क। टॉर्क क्यों लग रहा है? क्योंकि करंट फ्लो करा रहे हो। प्रिंसिपल देख लिखा हुआ है, whenever a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field then it experiences a torque। और कितना टॉर्क? टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। अब बताइए, थीटा ये होती है हॉर्सशू मैग्नेट, इनका स्पेशल काम होता है, ये एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं जिसे बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें थीटा हमेशा कितना रहता है? 90। थीटा ऑलवेज 90 मेंटेन रहता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसका क्या फायदा है वो आपको अभी बताता हूं। तो टॉ बराबर आ गया बिना। फायदा देखिए, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सर ये बेनिफिट है, इसलिए साइंटिस्ट ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया। इसलिए साइंटिस्ट ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया। अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। आपने सभी ने बाइक, पल्सर, एक्टिवा, स्कूटर, कार सबने चला रखा है, देख रखा है। भाई जैसे ही आप ना गाड़ी दौड़ाते हैं, रेस देते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, पॉइंटर ऐसे भागता है। आपको पता है जैसे जैसे मैं इसके कान मरोड़ूंगा, जैसे जैसे मैं भगाऊंगा, पॉइंटर भी भागेगा। इसका मतलब जो पॉइंटर है वो आपको फॉलो कर रहा है या स्पीड को? स्पीड को। स्पीड बढ़ती जाएगी, पॉइंटर आगे जाता जाएगा। आप दिमाग लगाइए कितनी जबरदस्त फंक्शनिंग है। आपने कम करंट फ्लो कराई 2 एम्पियर तो 2 तक ही गया। किसी ने 6 एम्पियर करंट फ्लो कराई तो पॉइंटर को कहां तक जाना है? 6 तक। इसका मतलब ज्यादा करंट फ्लो करने पर टॉर्क भी ज्यादा लगना चाहिए। ये देखिए कितना जबरदस्त है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, बाकी कुछ चीज चेंज ही नहीं होगी। एरिया, रोज रोज आप कॉइल का एरिया नहीं बदलोगे, नंबर ऑफ टन्स आप रोज नहीं बदलोगे, अंदर जाके मैग्नेट आप नहीं बदलोगे, सिर्फ आप क्या बदलोगे? आई। और थीटा बदल रहा होता है, इसलिए उन्होंने थीटा की बीमारी को हटा दिया कि थीटा हमेशा कितना मेंटेन रहे? 90। आप समझदारी देखिए, उन्होंने डिपेंडेंसी किस पे ला दी? सिर्फ आई पर। आई ज्यादा, टॉर्क ज्यादा।
आई कम टॉर्क कम। केवल लीनियर डिपेंडेंसी लाके रख दी, किस पर? आई पर। अब बताइए, पॉइंटर घूम गया, नीचे कौन लगाई हुई है? स्प्रिंग। भाई साहब स्प्रिंग आप सभी को पता है रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करती है, पर सर यहां फोर्स नहीं, क्या लगेगा? टॉर्क। सर स्प्रिंग का फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, एसएचएम मेरे हो तो गया पर याद नहीं है, याद दिला देता हूं, F बराबर के एक्स, ये तो फोर्स है। टॉर्क याद करें, ये फोर्स की जगह टॉर्क, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, यहां x होता है डिस्प्लेसमेंट, यहां डिफ्लेक्शन, माना डिफ्लेक्शन कितना है? थीटा या फाई। ये क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स, इसको बोलिए रीस्टोरिंग टॉर्क। ये है घुमाने वाला, डिफ्लेक्टिंग। जैसे सर कोई एक इमेजिनेशन बताइए, स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं, तो आप कौन है? एक्सटर्नल फोर्स जो स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, और स्प्रिंग अंदर क्या लगा रही है? रीस्टोरिंग। सेम वही फिनोमिना है, ये वाला टॉर्क तो उसको क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट, और ये इसको क्या कर रहा है? रीस्टोर। इक्विलिब्रियम अवस्था में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में क्या होगा? दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो बताइए एट इक्विलिब्रियम। कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, जितना अपन डिटेल में कर रहे हैं, आपको सीधा आंसर याद होना चाहिए, पर सीधा आंसर लिखते हैं तो क्या मजा नहीं आता, इसलिए 2 मिनट लगे, आपने पूरा का पूरा लॉजिक के साथ समझ लिया। एक फंक्शनिंग समझ में आनी चाहिए। आपके पास टूटा फूटा एक एक्सप्लेनेशन आया कि अच्छा करंट फ्लो कराएंगे, करंट के फ्लो कराने से टॉर्क पैदा होगा, वो टॉर्क क्या करेगा? कॉइल को घुमाएगा, नीचे कौन है भैया? स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगी, रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगी। इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस। सर ये फाई क्या है? व्हाट इज फाई? यही तो डिफ्लेक्शन है, जितना उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। व्हाट इज फाई? डिफ्लेक्शन। व्हाट इज फाई? डिफ्लेक्शन। सी क्या है? सी इज अ कांस्टेंट, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, और इसका नाम कहलाता है टोरोजनल कांस्टेंट। वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। टोरोजनल कांस्टेंट आधा आधा घंटा एनसीईआरटी को दीजिए, डाई पैरा फेरो की एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, दोनों चैप्टर की समरी पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब 2 तरह की सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी 2 तरह की होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका कोई सिंबल नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं CS और इसको बोल देते हैं VS। परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसकी डेफिनेशन होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब सेंसिटिविटी क्या होता है? हम रोजमर्रा की लाइफ में भी काम में लेते हैं, तो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। इस सेंसिटिविटी होती क्या है? बिल्कुल सही शब्द बोलते हैं। जैसे आपके सगे भाई बहन, 2 भाई बहन हैं, पिताजी ने दोनों को डांटा, आपने देखा हो आपकी सगी बहन तो तुरंत टप टप आंसू, रुआंसी हो गई, रोने लग गई, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपने तो बस रोज का काम है। आप देखो दोनों सगे भाई बहन हैं, पिताजी ने दोनों को डांटा है उसी इंटेंसिटी से, बहन रुआंसी हो गई है, बहन रोने लग गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने बस हल्का सा कान पे ऐसे हाथ फेर दिया गई पापा की बात, कोई दिक्कत, रोज का काम है इनका। तो दोनों भाई बहन है, एक ही गलती पे दोनों को डांट पड़ी है, पर बहन सेंसिटिव है तो बहन ने तुरंत क्या कर दिया? रेस्पॉन्ड। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। हम कहेंगे सिस्टर क्या है? ज्यादा सेंसिटिव है, ये सेंसिटिविटी कहलाती है। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, मेरे पास 2 गैल्वेनोमीटर हैं,
मैंने दोनों में बहुत छोटी करंट फ्लो कराई 0.01 0.01, भाई साहब इसका पॉइंटर तो हिला ही नहीं, इसका मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ा कि करंट आई है। जबकि जैसे इसमें इतनी छोटी भी करंट आई, इसने तो हल्का सा क्या दे दिया, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब कौन ज्यादा सेंसिटिव है, पहला या दूसरा? दूसरा। वो छोटी से छोटी करंट को भी क्या कर पा रहा है, मेजर। सर कोई और एग्जांपल दीजिए ताकि दिमाग में आए। जैसे हम किराना स्टोर जाते हैं, प्रोविजन स्टोर जाते हैं, वहां से सामान लेते हैं, आटा ले लिया, मैदा, शक्कर, सूजी या कोई भी सामान, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम, 500 ग्राम, वहां पे वेइंग मशीन लगी रहती है, तराजू लगा हुआ है। अब वहीं जाकर माता जी के ये जो कान के कुंडल होते हैं, टॉप्स, माँ ने बड़े लड़ लड़ के लिए पिताजी से दिलवाओ दिलवाओ, शर्मा जी ने इतने दिलवा दिए, आप क्या करते हो, है ना। तो देखो है, तो माँ लड़ती रहती लगातार के भैया सोने का सामान दिलाओ, सोने का सामान दिलाओ। तो आप वो वाले टॉप्स ले जाकर उस प्रोविजन स्टोर के तराजू पे तोलिए, भाई साहब रीडिंग आएगी 000। आपको यार माँ इतना लड़ाई कर रही है, 50-50 हजार के टॉप्स आते हैं, इनका वजन तो 000 है। पर यही आप गोल्ड ज्वेलरी की दुकान पे जाके तोलेंगे, जो कांच के अंदर बॉक्स में होता है तराजू, उसमें रीडिंग आ जाएगी 0.010 मिलीग्राम। दोनों वेइंग मशीन है, बताइए कौन सेंसिटिव ज्यादा है, ज्वेलरी की दुकान वाला। सेंसिटिव का मतलब क्या, वो छोटे से छोटा मिलीग्राम को भी मेजर कर रहा है, जबकि प्रोविजन स्टोर वाला तराजू मिलीग्राम के लिए बना ही नहीं है। वो तो बना किसके लिए, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। बात को समझ पा रहे हैं, सेंसिटिविटी। दोनों वेइंग मशीन है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, पर वो छोटे से छोटे वेट को नाप पा रहा है, इसको छोटे वेट को फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप एक चीनी का 10 चीनी के दाने रख दीजिए, रीडिंग ही नहीं आएगी। 10 चीनी के दाने आप रखिए उस पर, गोल्ड ज्वेलरी की दुकान पर, रीडिंग आ जाएगी। क्या मतलब है इसका, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेंसिटिव। वापस आइए भाई बहन का एग्जाम्पल, पिताजी ने दोनों को डांटा, सेम इंटेंसिटी से डांटा, दीदी ने क्या कर दिया, रेस्पॉन्ड, दीदी रुआंसी हो गई। इसका मतलब दीदी छोटी सी छोटी डांट को भी रेस्पॉन्ड कर रही है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप कह रहे हो रोज का काम है इनका, रोज का काम है इनका, चलो आज तो बच गए, बेल्ट जूते तक नौबत नहीं पहुंची, आप तो ये कहकर फ्री हो गए, है ना, जबकि वो उसी डांट में रुआंसी हो गई। इसका मतलब है वो क्या है, सेंसिटिव है। तो व्हाट इज सेंसिटिविटी, अब फिजिक्स में आइए, व्हाट इज सेंसिटिविटी। कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी छोटी से छोटी करंट को भी नाप सकता है, उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसकी परिभाषा खुद बताइए, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसकी परिभाषा बताइए, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब बताइए फाई, पन्ना पलटी, फाई का फॉर्मूला कितना था, BINA/C, आई से आई कटा, CS कौन, 2-3 बार बोलिए, करंट सेंसिटिविटी, BNA/C। इसमें बताइए फाई की वैल्यू रख दीजिए, बिना बटे C, V ओम्स लॉ लगा दीजिए, V बराबर IR, आई से आई कटा, VS बराबर BNA/CR। इस पे न्यूमेरिकल दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में अनसॉल्व्ड, इसलिए करना जरूरी है। एक बढ़िया अससन रीजन का भी प्रश्न बताता हूं, 2 बार आया हुआ है वो अससन रीजन का प्रश्न। और इस BNA/C को क्या लिख सकते हैं, सोच के देखिए, इस BNA/C करंट सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिव बटे राइट। इस पे एक न्यूमेरिकल अभी लेटेस्ट नीट में आया है। अब एक जो मैं आपको कह रहा हूं, जो पैराग्राफ एनसीईआरटी में आप देखना आज घर जाकर, ये पैरा पूरा एनसीईआरटी में है, और वहीं से 2 बार न्यूमेरिकल बना जेईई मेन में अससन रीजन का। उन्होंने कहा नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं
तो बताइए CS पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, VS पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। 2 बार जेई मेन में असर्शन रीजन आया हुआ है। अब आधा बच्चा जो गलती करता है मैं बताता हूं। नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना करने पर करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाती है, बिल्कुल सही। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला BNA/C, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल, करंट सेंसिटिविटी भी डबल। यहां तक मामला चकाचक। गलती क्या होती है वो सुनना। नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना करने पर बच्चा सोचता है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी दुगनी। नहीं, नीचे एक भाई बैठा है आर, इसको फील करिए। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करोगे तो वायर और खरीद के लाना पड़ेगा। नंबर टर्न्स डबल कैसे होंगे, पहले 100 थे अब 200 करने, तो वायर और लाना पड़ेगा, वायर डबल दुगना लाना पड़ेगा। तो आर बराबर होता है ρL/A। जैसे ही आप दुगनी लंबाई का वायर लाओगे रेजिस्टेंस भी दुगना। देखना जादू होगा, N भी डबल, R भी डबल, 2 से 2 कैंसिल, वोल्टेज सेंसिटिव पे कोई फर्क। 2 बार आया है जेई मेन में, एनसीईआरटी में अंदर पैराग्राफ में उसने समझाया है। क्या जबरदस्त सवाल बनाया है उसने, देखिए आप आज घर जाके देखिएगा, सेम लाइन लिखी हुई है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बताइए, टूटा फूटा बोलिए। जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने का मतलब मुझे वायर ज्यादा लाना पड़ेगा, ज्यादा वायर लाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी कॉइल का डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, डबल से डबल कैंसिल। इसका मतलब देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन voltage sensitivity. There will be no effect on voltage sensitivity. अच्छे से देखिए, स्टार लगा के रखिए। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में, थ्योरी भी एनसीईआरटी में दे रखी है, इग्नोर नहीं करना है। रोज कह रहे हैं आपको, बिल्कुल रिशु सही कह रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल and voltage sensitivity remains unchanged. अब पहला लेक्चर खोल लो, 2 चैप्टर हैं ये, एनसीईआरटी का चैप्टर 4 और 5। पहला लेक्चर खोल लो जहां हेडिंग है बायो-सावर्ट्स लॉ। 2 मिनट लो, देख लो भैया ये कितने दिन में तैयार करना है, 2 दिन 3 दिन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। पहला लेक्चर खोल लो, बायो-सावर्ट लॉ, पहला लेक्चर डे 1, बायो-सावर्ट लॉ। बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड तो ये किसकी है, जो मैग्नेट लगा रखे हैं उनकी है, सर्कुलर कॉइल की नहीं है, मैग्नेट लगा रखे हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में कहीं नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आएगा, सही है, कोई बात, कोई बात नहीं, मैग्नेट की है वो, साइड में मैग्नेट लगा रखे हैं ना, देख। हाँ जी, बायो-सावर्ट लॉ पहला लेक्चर खोल लिया क्या, देख ले भाई, आराम से किया जा सकता है। 4 सवाल देगा ये 2026 में। आपको लगेगा अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं आता, परेशान होने वाला, बस सही तरीके से चीजें याद होनी चाहिए। आइए एक टेस्ट लेते हैं, रिव्यू करते हैं, 10 क्वेश्चन करके देखते हैं। डीपीपी नंबर 8 निकालिए, चलिए डीपीपी नंबर 8 पे आ जाएं, कॉपी में ही करें, मेन नोट्स में, कोई नोट्स नहीं देख रहा, अपन को आना चाहिए, बढ़िया काम। और कोई बताए हिंट ऑन द स्पॉट कि सर मैंने सवाल पढ़ते ही हिंट मेरे मन में आ गया है सर, तो मजा आ जाए। P 4 सेंटीमीटर, आपके बीच में से पूछूंगा, एक भी मैं खुद नहीं करूंगा। और पूछा है आपको P पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बिंदु P पर क्या देनी है तुम बताओगे डिटेल में, हाँ P पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन देगा, इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड μI/2πa, ठक ठक नियम, बता क्रॉस B1 की
क्रॉस, इसकी बता, यहां क्रॉस तो यहां डॉट। बता घटेगी या जुड़ेगी? घटेगी। बड़ा कौन? क्यों? क्यों? क्योंकि उसके पास है, जितना पास होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो B1 बताओ, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, दूरी बताओ 6 और 4 10। B2 बताओ, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, दूरी 4। बड़ा कौन? B2। क्यों B2 बड़ा है? यहां 4 से भाग जा रहा है तो B2 बड़ा है। B2 बड़ा है तो B नेट क्या आएगा? B2 माइनस B1। पूरा पूरा सॉल्व करें, हवा में नहीं। ये हो जाएगा, ये लगा देंगे, ये आ जाएगा ना। आंसर पूरा मैच होता है तब तसल्ली मिलती है। कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं, हमें नेतागिरी नहीं करनी है, ज्ञान नहीं देना है, हमें सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करने से क्या गलतियां पता चलती हैं। कोई बताएगा घटाया क्यों? अपोजिट है इसलिए। B2 बड़ा है तो म्यू नॉट 4 2 पाई 4, म्यू नॉट 5 2 पाई 10। कॉमन खींच ले, बोल कॉमन। म्यू नॉट कॉमन, 2 पाई कॉमन, 10 की पावर माइनस 2 कॉमन। म्यू नॉट कॉमन आ गया, 2 पाई आ गया, ये आ गया। यहाँ बचा 4 बटे 4, यहाँ बचा 5 बटे 10। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2 पाई माइनस 2, 4 बटे 4 1, 5 बटे 10 1 बटे 2। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, 1 बटा 2, ये 2 पाई, 2 और 2 4 पाई, माइनस 2। भाई माइनस 5 आ रहा है, बस अकेला माइनस 5 आ रहा है। क्या कह रहा है वो खुद क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड इज x इंटू 10 की पावर 5। हमारा ये आ रहा है क्वेश्चन में, क्या है? x इंटू 10 की पावर माइनस 5, हमारा आ रहा है 10 की पावर माइनस 5। तो ये कट गया, x की वैल्यू 1 आएगी भैया, देख ले पीछे 1 है क्या? चल क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन रीजन, ये बहुत बढ़िया लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। ये संभव है क्या? मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी वो सीधा जा रहा है। ऐसे कैसे इसकी हिम्मत हो रही है? कारण सीधा जाता है तो पैरेलल में फोर्स 0। मैग्नेटिक फील्ड हाथ खड़े कर देती है, मेरी औकात नहीं है। F बराबर QBB साइन थीटा, थीटा बता कितना? 0, थीटा 0 तो फोर्स बता 0। बता कौन सा स्टेटमेंट सही? असर्शन सही, रीजन भी सही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की अलोंग है, अलोंग होगी तो फोर्स कितना होगा? 0। बहुत बढ़िया, टिक लगाता जाए एक एक सवाल पे, इसलिए थोड़ा सीरियसनेस ला। मॉड्यूल, डीपीपी, होमवर्क, शॉर्ट नोट्स, नहीं तो काम कैसे चलेगा? चलिए तीसरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। खबरदार कोई बच्चा बताए सेंटर पे फॉर्मूला। लेक्चर नंबर 2, कई बच्चों को तो याद होता है 2√2 म्यू नॉट आई बाय, मैंने आपको कहा था स्क्वायर का याद होना, और नहीं तो एक जनरल डरावना फॉर्मूला भी था, एन म्यू नॉट आई बाय पाई ए 10 पाई बाय एन साइन पाई बाय एन। याद हो तो? भीड़ में कई बच्चे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, पर वो गड़बड़ है मामला, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, पढ़ाई से काम चलेगा। ये क्लास में डिराइव कराया था, लेक्चर नंबर 2 में देख लो, अभी मिल जाएगा। स्क्वायर का सेंटर बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। सीधा हो गया आंसर, बताइए। स्क्वायर लूप की साइड 1/√2, करंट 5। खुद सॉल्व करिए, पूरा करिए, मैं आपको रोज कहता हूं ज्ञान मत दीजिए, पूरा हल करिए। चल भाई, आया किसी का आंसर? अच्छा, कैलकुलेशन भी लविंग कैलकुलेशन है। ये लविंग कैलकुलेशन क्या होती है? लविंग का मतलब आराम से सॉल्व हो जाती है। देख, पाई से पाई √2 पड़ जाएगा, तो √2 और √2 2,
दो और दो चार, चार चार 16, 16 पंजे 80, तो 80 इंटू 10 की पावर -7, बोले तो 8 इंटू 10 की पावर -6। ये तो हमारा आया। एग्जामिनर का क्या है? एग्जामिनर का क्या है? P इंटू 10 की पावर -6। कई बच्चे ऐसा प्रश्न करने में घबराते हैं कि यार अपना ये आ रहा है, वो क्या PABCD अल्फाबेट लिख रहा है। तो इसमें परेशान मत हुआ करो। अपना जो आंसर आया, एग्जामिनर का जो आंसर आया, उनको इक्वेट कर दो। तो बताओ P की वैल्यू 8। तीसरा हो गया। चौथा बता। अच्छा, वायर में क्रॉस सेक्शन, वायर अगर क्रॉस सेक्शन है तो क्या माना जाता है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का ग्राफ बता। ऐसा ऐसा। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ये, कितनी बार पेपर में आया है। और मजा आ जाए अगर इनसाइड का किसी को फॉर्मूला याद हो तो, म्यू नॉट आई छोटा आर। आउट का फॉर्मूला याद हो तो मजा आ जाए, म्यू नॉट आई बाय छोटा आर हमेशा कहां से नापा जाता है? एक्सिस से। अगला देख, सवाल नंबर 7वें पे जंप कर एक बार सीधा। क्या कह रहा है देख। कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ करंट आई। जब भी वायर में रेडियस हो, जब भी वायर में रेडियस हो, सॉलिड सिलेंडर, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो कह रहा है ऐसी दूरियां बताओ जहां मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाए मैक्सिमम पॉसिबल के। क्या हो जाए? हाफ हो जाए, इनसाइड और आउटसाइड। बहुत तगड़ा सवाल। पहले मुझे बता मैक्सिमम कहां होता है? मैक्सिमम सरफेस पे। सरफेस का फॉर्मूला पता है तुझे? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। लैंग्वेज बड़ी टफ है, तू हाँ हाँ मत मिलाना। वो कह रहा है दो ऐसे पॉइंट बताओ, एक पॉइंट इनसाइड है और एक पॉइंट आउटसाइड है, और यहां फील्ड मैक्सिमम की आधी है, यहां फील्ड मैक्सिमम की आधी है। तुझे ग्राफ में भी दिख रहा होगा, हाँ यार ये मैक्सिमम है, आधी ये रहा। आधी के कितने पॉइंट होंगे देख, दो, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। लैंग्वेज तगड़ी है, पेपर में समझना सॉल्व करना दमदार बात है। दो बिंदु निकालिए जहां चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम का आधा हो। मैक्सिमम कहां होता है? सरफेस पे। ग्राफ बता रहा है सरफेस पे मैक्स होता है, उसके बाद लगातार कम होता है। इनसाइड का फॉर्मूला बोलो, बोलो। म्यू नॉट आई छोटा आर 2 पाई आर स्क्वायर 1/2। सरफेस का फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट आई 2 पाई आर आर। आर बटे आर बराबर 1/2, आर बराबर आर बाय 2। इनसाइड वाला पॉइंट कहां आया? आर बाय 2 पर। इसने आर को ए बोला है, कोई टेंशन नहीं। आउट का फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई छोटा आर। सरफेस का फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बड़ा आर। म्यू नॉट आई 2 पाई आर बराबर 2 आर। तो बताओ पॉइंट कहां कहां है? आर बाय 2 पर और एक। अब देख नमा सवाल देख। अब दिखने में पता नहीं कितना ऊट पटांग लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब मैंने तुझे रोज रिलेशन याद करा है, रोज बता। म्यू आर बराबर 1 प्लस काय, पर भाई ने ऐसा नहीं दिया है, तो म्यू आर को खोल, म्यू बाय म्यू नॉट। भाई ने ऐसा भी नहीं दिया है, 1 को उधर भेज दे, म्यू बाय म्यू नॉट -1। देख कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट। भैया चीजें यही आएंगी, इस पे तू कॉन्फिडेंस रख कि सर मुझे एक एक सवाल आना चाहिए। एक इस साल बढ़िया क्वेश्चन आया था नीट 2025 का, देखो वो नया सवाल था, मॉड्यूल में देखो एक्सरसाइज 4 में दे रखा है। अब जैसे आपने सारे सवाल देखे जेई मेन के, सब आपके पढ़े पढ़े लगे ना, तो आपको ये राउंड 1 में निपटाने चाहिए। अब जैसे ये सवाल है नीट 2025 का, किया जा सकता है, पर लैंग्वेज बड़ी ऐसी अटपटी है कि थोड़ा सा आपको परेशान करती है। पेज नंबर 58 पे देखिए,
पेज नंबर 58 पर, क्वेश्चन नंबर 33। अब पता नहीं क्या कह रहा है, एक मॉडल है, फील्ड है, समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे पढ़ते हैं, सवाल नया है बिल्कुल, तो तू परेशान मत होना। अ मॉडल फॉर क्वांटाइज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जो जो शब्द आते जाएंगे मैं लिखता जाता हूं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टेट दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पता नहीं ये क्या शब्द आ गया, फ्लक्स। एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट में, एक मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। फ्लक्स समझते हैं क्या? हाँ सर थोड़ा बहुत आता है, मैं 12th पास हूं। फ्लक्स होता है आशीष सर फाई बराबर बी ए। तो फ्लक्स भी दे दिया सर, मैं तो जो जो जानकारी है मैं छाप लेता हूं, बाद में देख लेंगे सर। फ्लक्स भी दे दिया। और बता, फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द मॉडल। मॉडल का मतलब होता है कोई एक नई हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन। रटे रटाए फॉर्मूले आपके काम नहीं करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताइए। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ सर ये तो अपने नोट्स में है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है हाफ क्यू वी आर। मैंने सोचा यही ऑप्शन में मिल जाए, ये ऑप्शन में मिला नहीं। फिर मैं थक हार गया, मैं अब क्या करूं। अब मैंने तुक्के मारने शुरू करे। क्या तुक्का मारा? चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है फील्ड में। रेडियस आर बराबर एम वी बाय क्यू बी। और सोचा फ्लक्स, फ्लक्स बी इंटू ए, एरिया ऑर्बिट का एरिया पाई आर स्क्वायर। जो मेरे पास तामझाम थे मैंने सारे मार दिए। फ्लक्स लगा दिया, चक्कर लगा रहा है, रेडियस लगा दी, फील्ड लगा दी। अब मैंने इनका तामझाम निकालना पड़ा। यार मुझे इसको सॉल्व करना है, तो बता किसको हटाऊं। ऑप्शन में V नहीं है, ऑप्शन में R नहीं है। मैंने कहा यार यहां दिमाग लगाओ, यहां से चीजें हटाओ, पहले V लाओ। बता V बता कितना? R क्यू V बटे M। हटा यार, V का कचरा हटा। ये राउंड 3 में करने लायक क्वेश्चन है। हाफ क्यू V का कचरा हटाया, बोल R क्यू B बटे M इंटू R। कुछ दिखा नहीं, कुछ दिखा नहीं। मुझे तो N चाहिए लोएस्ट ऑर्बिट के लिए। फिर मैं सोचा ये B का भी कचरा हटाऊं क्या? B का कचरा हटा। बता B का कचरा बता कितना होगा, बोलो। NH अपॉन E पाई आर स्क्वायर। B का कचरा हटा, B का कचरा हटा। हाफ, मेरा साथ देना, Q R Q M, ये वाला R और R स्क्वायर कर दूं। B का कचरा बोल NH अपॉन E पाई आर स्क्वायर। देखता जा, देखता जा। R स्क्वायर से बहुत बढ़िया कर रहे हो। और बोलो, और बोलो। बस, और कुछ नहीं कट रहा? चलो ठीक है, नहीं कट रहा तो अपन क्या करें। अच्छा, और अच्छा Q की जगह E लिख सकते हैं ना? क्यों? Q तो इलेक्ट्रॉन ही तो चक्कर लगा रहा है, तो ये भी काट दूं। अब बता क्या बचा? N लोएस्ट ऑर्बिट में पूछा है, लोएस्ट के लिए N कितना लिख दूं? N1। तो बता कितना आएगा? E H अपॉन 2 पाई M। देख कोई आंसर है क्या? अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं पता। मैं तो आप 3 बातों में हाँ कर लेना, फिर तो खेलना है। पहला बताना, ये पता है क्या एम बी बाई क्यू वी? देख ले, हाँ ना मिला क्या? रेडियस एम बी बाई क्यू वी पता है? ठीक है। दूसरा बता, फ्लक्स का फॉर्मूला ईएमआई में आता है, वैसे याद होगा, फाई बराबर बी ए। और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हाफ क्यूबियर भी नहीं पता तो भी कर सकता है, निया। निया N1 करंट होती है EV बाय 2 पाई आर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर से पाई आर कटा, EVR बाय 2। 3 बातें ऑलरेडी हम जानते हैं, बस अब उसने इन तीनों में क्या कर दिया, इंटर रिलेशन निकाल के सवाल को कठिन बना दिया। पहले राउंड में सलाह नहीं दी जाती कि इन सवालों को खेलना चाहिए।
अच्छा सर, पता कैसे चलता है किस में खेलें किस में नहीं खेलें? वो खुद की बुद्धि से। तेज बोलिए। फ्लक्स जीरो बताया था, वो फ्लक्स तो जीरो बताया था मैग्नेटिक लाइंस का। ये मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, यहां फ्लक्स जीरो है। ये मैग्नेटिक लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है पूरे कमरे में, इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, वो है। इसमें से तो फ्लक्स पास होगा ना, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस का पास होना। सही बात। दिस इज गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा। रोल नंबर 89 बेटा, देखो बात समझ में आई क्या? चल, आज दिन अच्छा है, नया चैप्टर की हेडिंग डाल के उसकी तैयारी पूरी कर लेते हैं। नए पेज से हेडिंग डालिए, EMI, AC, EMW। ये 3 चैप्टर का जोड़ा है, ये मॉड्यूल के लास्ट के 3 चैप्टर, EMI, AC, EMW, ये 3 चैप्टर का जोड़ा है। बोले तो NCERT का ये है चैप्टर 6, ये है 7 और ये है 8। टोटल लेक्चर में आपको कंज्यूमिंग बता देता हूं, 9, 6, 15, 3, 18, 18 से 19 लेक्चर के 3 चैप्टर हैं। और सवाल मिलेंगे EMI का 2 सवाल, AC 1 से 2, EMW 1 से 2, चैप्टर नंबर 6, 7, 8। पहला काम क्या करना है, कोशिश करिए 18 के 18 लेक्चर अटेंड करें। आधी समस्या तो इसमें ही दूर हो जाएगी कि एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना है। मॉड्यूल रोज लेकर आना है डेली, DPP रोज लेकर आनी है, करके आनी है। कुछ बेसिक पैरामीटर फॉलो कर लीजिए तो काम बढ़िया हो जाएगा। इसमें पहला शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपके पास 2 से 3 दिन है, इसका होमवर्क आने में 3 दिन लगेंगे। चलिए साहब, धन्यवाद। अगले लेक्चर में EMI शुरू करेंगे।